पिछली वीडियो में हमने अम्ल क्षारक तथा लवण के नामक अम्ल क्षारक तथा लवण नामक चैप्टर के कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने अम्ल क्षारक तथा अम्ल व क्षारकों के बीच अभिक्रिया को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, जिसका नाम है सूचक। सूचक, जिसको इंग्लिश में इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन, टाइट्रेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सूचक का प्रयोग हम अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए भी करते हैं। अम्ल, जैसे यहाँ पे दिया है, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो अम्ल क्षार सूचक दुर्बल विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। मतलब अम्ल तथा क्षार का जो विलयन होता है, उनका अम्ल तथा क्षार के जो पदार्थ होते हैं उनका विलयन भिन्न भिन्न रंग का होता है, जिसकी पहचान करने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। अगला है ये विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण अर्थात pH मान की परिवर्तित होने की सूचना अपने रंग को परिवर्तित करके देते हैं। जो पदार्थ होते हैं सूचक के रूप में कार्य करते हैं, वो अम्ल तथा क्षार की पहचान करने के लिए अपने रंग में परिवर्तित होकर सूचना प्रदान करते हैं कि यह अम्ल है या अथवा क्षार है। अम्ल क्षारक अनुमापनों में सामान्यतः निम्नलिखित 3 सूचनाओं का प्रयोग होता है। पहला है लिटमस पेपर, दूसरा है मेथिल ऑरेंज तथा तीसरा है फिनोल्फ्थलीन। यहाँ पे नोट दिया है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया तथा जेरानियम जैसे फूल की पत्तियां आदि भी सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हल्दी का रंग क्षारकीय माध्यम में लाल तथा भूरा हो जाता है। हल्दी का जो रंग होता है वो अम्लीय माध्यम में तो वैसा ही रह जाता है, मतलब पीला ही रह जाता है, लेकिन क्षारकीय माध्यम में जो होता है वो लाल या भूरे कलर का हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रमुख सूचक दिए गए हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वे इस प्रकार के सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। मतलब जो प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध हैं, जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे हैं उनमें पाए जाते हैं ये प्राकृतिक सूचक, इसलिए इनका नाम भी प्राकृतिक सूचक ही दिया गया, जो प्रकृति से प्राप्त हुए हों। इसका एग्जाम्पल दिया है लाल पत्ता गोभी या हल्दी आदि। यहाँ पे दिया है सूचक, यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम बना है सूचक का, दूसरा कॉलम बना है अम्लीय माध्यम में उसका रंग कैसा हो जाता है, तथा तीसरा है क्षारीय माध्यम में रंग। तो पहले देखते हैं लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है तथा क्षारीय माध्यम में उसे डालने पर वह नीला हो जाता है। दूसरा है लाल पत्ता गोभी का रस। तो जो लाल पत्ता गोभी का रस होता है उसे अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में हरा हो जाता है। तीसरा है हमारा हल्दी। हल्दी जो होता है वो पीला होता है, जैसे यहाँ पे दिया था नोट में। हल्दी जो होता है वो अम्लीय माध्यम में तो पीला ही रहता है, मतलब अपने ही कलर में रहता है, और लेकिन क्षारीय माध्यम में मतलब अगर क्षारीय विलयन में हल्दी को डाला जाता है तो वो लाल या भूरे कलर का हो जाता है। जैसे कभी शर्ट पे हल्दी का दाग लग जाता है तो उसे जब हम साफ करते हैं या डिटर्जेंट लगा के साफ करते हैं उसको, तो वो पहले थोड़े लाल कलर का हो जाता है, तो वही क्षार होता है। हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। तो हाइड्रेंजिया पौधे का जो फूल होता है वो अम्लीय माध्यम में तो नीला लेकिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। मतलब कि अगर इसको अम्लीय विलयन में डाले, मतलब कोई विलयन रखा है उसमें डाल दें इसको, तो अगर ये नीला हो गया तो वह अम्लीय माध्यम कहलाएगा, मतलब वो अम्ल होगा। यदि वह हाइड्रेंजिया पौधे का फूल जो होता है उसे किसी विलयन में डाले तो वो गुलाबी कलर का विलयन हो जाए तो हम उसे क्षारीय माध्यम बोलेंगे, मतलब वो विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। दूसरा है हमारा संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक भी इसे बोलते हैं। संश्लेषित सूचक मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। मतलब ये इनका निर्माण जो होता है वो प्रयोगशालाओं में किया जाता है, अनेक प्रकार के रसायनों से मतलब केमिकल पदार्थों से किया जाता है।
इसका एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थेलिन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। यहाँ पे भी 4 कॉलम बनाए गए हैं। पहला सूचक, दूसरा है अम्लीय विलयन में रंग इसका, तीसरा है क्षारीय विलयन में रंग और चौथा है उदासीन विलयन में रंग। तो हम देखते हैं फिनोल्फ्थेलिन जो होता है वो रंगहीन होता है, किसमें? अम्लीय विलयन में। यदि इसको अम्लीय विलयन में डालें तो ये रंगहीन रहेगा। अगर इसको हम क्षारीय विलयन में डालें, मतलब किसी विलयन में डालें वो गुलाबी हो गया, तो इसका मतलब वो विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। और जब इसको डालते हैं हम उदासीन विलयन में, या फिर मतलब कोई विलयन रखा है उसमें डाले, तो ये किसी भी रंग में परिवर्तित नहीं होगा, मतलब ये रंगहीन था, तो ये उदासीन कहलाएगा, या इसे हम अम्लीय विलयन भी कह सकते हैं। तो अगला है हमारा सूचक मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है उसको यदि हम किसी विलयन में डालें वह लाल कलर का हो गया तो अम्लीय माध्यम होगा, मतलब वह विलयन अम्लीय विलयन होगा। यदि मेथिल ऑरेंज को हम किसी विलयन में डालें वो विलयन पीला हो गया तो वो जो विलयन कहलाएगा वो क्षारीय विलयन कहलाएगा। और जो मेथिल ऑरेंज है उसको हम किसी ऐसे विलयन में डालें जिसका कलर ऑरेंज हो जाए इसको डालने पे, तो ये उदासीन विलयन कहलाएगा। ये थे हमारे संश्लेषित सूचक। अब अगला है हमारा तीसरा गंधयुक्त सूचक, जिसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो जो हमारा गंधयुक्त सूचक होता है वे मतलब क्या बोलते हैं, विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। मतलब अम्ल व क्षारकों को गंध के द्वारा पहचान करना ही गंधयुक्त सूचक कहलाता है। इनकी गंध अम्लीय व क्षार की माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये जो सूचक होते हैं वे अपने गंध के माध्यम से पता करते हैं कि यह विलयन अम्ल है या ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। इनका जो गंध होता है वो अम्लीय व क्षार के माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है वैनिला, प्याज व लौंग आदि। ये थे हमारे 3 सूचक। अब अगला सूचक है हमारा चौथा, जिसे हम कहते हैं सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो हमारा सर्वव्यापी सूचक होता है वो विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसे सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। यह था हमारा सर्वव्यापी सूचक। हमने सूचक को पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है पीएच परिसर। पीएच परिसर क्या होता है? किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। यहाँ पे पीएच स्केल दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन अम्लीय होगा और कौन क्षारीय होगा। तो ये रहा हमारा पीएच स्केल। इसमें 14 तक की संख्या दी गई है। यहाँ पे जो 0 से 14 तक की संख्या लिखी हुई है। जब 7 पे होता है, जब पॉइंट 7 पे होता है तो ये उदासीन होता है, मतलब इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। अगर 7 से अधिक हो गया तो ये क्षारीय गुण को बताता है, और यदि 7 से कम हो गया तो ये अम्लीय गुण को बताता है। यही हमारा पीएच स्केल या पैमाना। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पहला है हमारा पौधे एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो जो पौधे एवं जंतु हैं उनकी पीएच के प्रति संवेदनाओं को हम पढ़ेंगे। जैसे जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 7.0 मतलब 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मतलब हमारी बॉडी में 7.0 से 7.8 पीएच परास ही कार्य करता है, मतलब परास के बीच में कार्य करता है। जब नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन होता है, मतलब उनका जीवन जो होता है वो कठिन हो जाता है। दूसरा हमारा मृदा पीएच। अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं जब मृदा की पीएच 7 के निकट होती है। अतः सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका पीएच परीक्षण ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम इसमें विशेष फसल को उगाते हैं। मिट्टी की पीएच ज्ञात होने पर विशेष फसल के लिए उर्वरक चुनाव सरल हो जाता है।
तीसरा है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच मतलब हमारे उदर में पाया जाने वाला HCl पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर जो होता है हमारा अर्थात पेट जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। मतलब अम्ल का मान हो जो क्या बोलते हैं पीएच का मान होता है वो 7 से बहुत ही कम होने लगता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस बिगड़े हुए पीएच परिसर को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं क्योंकि यह अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। और चौथा है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब दांतों में कीटाणुओं के लगना या दांतों का खराब होना जिसे हम कहते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि जब पीएच मतलब जब दांत मुंह में हमारे अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इस कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो कि भोजन के पश्चात मुख में अवशिष्ट खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए क्षार की दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की आधी की मात्रा को उदासीन कर देते हैं। मतलब जो अम्ल की अधिकता हो गई होती है उसे क्षार की दंत मंजन के द्वारा उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण ये हमारे दांतों में जो क्षय लगे होते हैं या दांत हमारा क्षय होने लगता है उसे रोक दिया जाता है। ये था हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व।